हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सोनू आपके अपने यूट्यूब चैनल के शुरा क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आज हम करेंगे 10th का चैप्टर नंबर 1, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं होती क्या है? उन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं जिन्हें जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। उन सभी संख्याओं को का समूह है जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। मतलब वास्तविक संख्या क्या होती है? उन सभी संख्याओं का समूह है जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। वास्तविक संख्या यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या को, परिमेय संख्या को संयुक्त रूप में क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1.1। उससे पहले इस चैप्टर के अंदर जो यूज हो रहे हैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, HCF, LCM कैसे निकालते हैं वो बता देता हूँ। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय, मतलब कोई भी भाज्य संख्या है, ठीक है, कोई भी भाज्य संख्या जैसे 24 है तो इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे इसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 की क्यूब इंटू 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, HCF कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का? HCF जैसे 6 और 20 का HCF निकालना है। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। और 20 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5। तो संख्याओं में प्रत्येक उभनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। ठीक है, इनके अंदर सबसे छोटी कॉमन क्या है? 2 है, 2 कॉमन है ना, तो इसे ही क्या बोलेंगे? HCF। ठीक है, सब 2 कॉमन भी हो और सबसे कम बार हो, तो इसके अंदर 2 एक बार है, इसके अंदर 2 2 बार है, तो कम बार किसके अंदर है? इसके अंदर, तो इसका HCF कितना होगा? 2। और LCM क्या होता है? संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। जैसे 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। और 20 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5। तो इनके अंदर सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आती है, चाहे कॉमन हो चाहे ना हो, तो इसके अंदर 2 2, 3 कॉमन नहीं है तो भी, और 5। इसका मल्टीप्लाई क्या होगा? LCM। 4 12 12 5 60, यानी इसका LCM कितना होगा? 60। ठीक है, और कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक हो, ए और बी, ठीक है, ए और बी क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक, उनका HCF और LCM का मल्टीप्लाई, उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई किया क्या होता है? इक्वल होता है। कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक हो, उनका HCF और LCM का मल्टीप्लाई उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो 140 को क्या लिख सकते हैं? ऐसे साइड में कर लेना। ठीक है, 140, 2 70, 2 35, 5 7 7 1, तो इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर कितनी है? 2 इंटू 5 इंटू 7, ये इसका क्या है? अभाज्य गुणनखंड रूप, मतलब अभाज्य संख्याओं के अंदर इसको अलग करना है। नेक्स्ट है 156। 156 का भी ऐसे ही करना है। ठीक है, तो 156 को क्या लिख सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो अलग कर लेना एक साइड में। 156, 2 7 8, फिर 2 3 9, फिर 3 1 3, फिर 13, तो इसे क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, 3 इंटू 13, ये इसका क्या है? अभाज्य गुणनखंड रूप। ऐसे ही 3 नंबर क्या है? 3 8 2 5, 3 8 2 5, 3 का 6 12, और 3
3 एकम 3, 3 दो 6, 7 21 और 5 15, फिर 3 का 4, 3 दो 6 और 5, फिर 5 का 8 39 और 5, फिर 5 का 17 और फिर 17 1। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 3 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर और 17, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, मतलब अभाज्य संख्या के रूप में इनको लिखना है। फिर 4 नंबर 5005, 5 का, फिर 7 का, फिर 11 का, फिर 13 का। तो 5 और 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। फिर नेक्स्ट है 7 4 2 9, इसे क्या लिख सकते हैं, इसका कर लेना 7 4 2 9। पहले इसके अंदर 17 का, चार 3 7, फिर 19 का, 19 2 38, 19 3 27, फिर 23 का। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 19 इंटू 23। ये इसका क्या है, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। 140 को क्या लिख सकते हैं, 2 की स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, मतलब ये आपको साइड में करना है। ठीक है, ऐसे अभाज्य गुणनखंड साइड में करना है और इसको ऐसे लिखना है, मतलब अभाज्य गुणनखंड रूप में डायरेक्ट आपको पेपर के अंदर लिखना है। ठीक है, ये साइड में करना है पीछे। 156 को क्या लिख सकते हैं, 2 की स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, 3825 को क्या लिख सकते हैं, 3 की स्क्वायर इंटू 5 की स्क्वायर इंटू 17, और 5 और 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, और 7429 को क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 19 इंटू 23। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM होता है। सबसे पहले इनका HCF और LCM ज्ञात करना है और फिर ये प्रूफ करना है कि दो संख्याओं का मल्टीप्लाई HCF इंटू LCM के बराबर होता है या नहीं होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 13, और 91 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 13। तो इनका HCF क्या होगा, HCF होगा सबसे कम बार जो कॉमन आता है 13, और LCM कितना होगा, LCM 2 इंटू 7 इंटू 13, 2 इंटू 91 यानी 182। तो दो संख्याओं का मल्टीप्लाई कितना होगा, दो संख्याओं का गुणनफल वो कितना है, 26 इंटू 91। इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा, 2366। और HCF इंटू LCM कितना आएगा, HCF इंटू LCM 13 इंटू 182, ये भी कितना आएगा, 2366। तो होता क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या है, HCF इंटू LCM। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, 26 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 13, और 91 को भी 7 इंटू 13। इनका HCF कितना है 13, और इनका LCM कितना है 182। अब दो संख्या मल्टीप्लाई, दो संख्या कौन सी है, 26 और 91। 26 और 91 का मल्टीप्लाई कितना है, 2366, और HCF और LCM का मल्टीप्लाई कितना है, 2366। मतलब दो संख्या मल्टीप्लाई बराबर है LCM HCF, ये मतलब जांच करनी है। ठीक है, ये क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 510 और 92, 510 और 92। 510 को क्या लिख सकते हैं, साइड में से कर लेना। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 2 तो 4 5 10 और 5 10, फिर 3 का, फिर 5 का, और फिर 17 का। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 को क्या लिख सकते हैं, 4 6 2
23 23 1 यानी 2 की स्क्वायर इंटू 23। इसे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23 के रूप में। ये क्या सेकंड। इनका अचेफ कितना होगा, कॉमन और सबसे कम बार हो तो कितना होगा अचेफ 2। एलसीएम कितना होगा, इसमें 2 कितनी बार, एक बार, इसके अंदर कितनी बार 2 बार, तो 2 बार लेना है। इसके अंदर 3 है, इसके अंदर नहीं है तो भी लेना है, ठीक है। इसके अंदर 5 है, इसके अंदर नहीं है तो भी लेना है। इसके अंदर 17 है, इसके अंदर नहीं है तो भी लेना है। और इसके अंदर 23 है, इसके अंदर नहीं है तो भी लेना है। मतलब एलसीएम के अंदर जो कॉमन हो चाहे ना हो उसे भी लेना है, और सबसे ज़्यादा बार है वो लेना है, ठीक है, कॉमन हो। तो एलसीएम कितना आएगा इनका मल्टीप्लाई करने पे 23,460। 23,460 दो संख्याओं का मल्टीप्लाई, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई का गुणनफल वो कितना होगा 510 इंटू 92। इनका मल्टीप्लाई होगा 46,920। और अचेफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई 2 इंटू 23,460 मल्टीप्लाई कितना होगा 0 12 1 8 9 6 और 4 46,920। अतः दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। आपको कुछ नहीं करना है, मतलब पहले 26 को प्राइम फैक्टराइजेशन में मतलब प्राइम फैक्टर करनी है उसके, ठीक है। 26 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 13 और 91 का 7 इंटू 13। फिर एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। फिर दो संख्या को मल्टीप्लाई, इन दो संख्या दे रखी है उनका मल्टीप्लाई करना है और एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों इक्वल होंगे ये, ठीक है। दो संख्या गुणनफल इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, मतलब जांच करनी है, ये सदैव सत्य होता भी है, ठीक है। और ऐसे ही 510 का प्राइम फैक्टर क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 का 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। एचसीएफ कितना 2 और एलसीएम कितना है इसका 23,460। तो दो संख्या मल्टीप्लाई यानी 510 और 92 का मल्टीप्लाई कितना है 46,920 और एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई 46,920। तो होता है दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 336 और 54। 336 है और क्या है 54 है। तो 336 को क्या लिख सकते हैं, साइड में कर लेना, ठीक है। 2 1 6 8 2 8 4 फिर 2 4 2 2 21 3 7 7। मतलब क्या लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। फिर है 54 का, इसे क्या लिख सकते हैं 2 2 7 3 9 और 3 3 3 1 यानी 2 इंटू 3 की पावर 3, 2 इंटू 3 की पावर 3। इसका अचेफ कितना होगा कॉमन और सबसे कम बार, तो 2 होगा कॉमन और 3 है सबसे कम बार। इसके अंदर एक बार है तो एक बार, इसके अंदर एक बार है तो एक बार, तो इसका अचेफ कितना होगा 6। एलसीएम कितना होगा कॉमन हो या ना हो, और कॉमन है वो भी सबसे ज़्यादा बार, तो 2 कितनी बार है 4 बार, 2 की पावर 4 इंटू 3 कितनी बार 3 बार इंटू 7। इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा 30 24। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन सी है 336 इंटू 54। तो इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा 18 144। और एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई, एचसीएफ कितना निकाला था 6 और एलसीएम 30 24। इनका मल्टीप्लाई 18 144। अतः दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। फिर एचसीएफ और एलसीएम निकालना है,
ठीक है। क्वेश्चन में मतलब जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या कौन सी है 26 51 में, इनका मल्टीप्लाई करना है और फिर एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये इक्वल है या नहीं है, प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर इक्वल होगा। ठीक है, ये एक थ्योरम होती है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ठीक है, ऐसे ही 510 और 92 का, और ऐसे ही 336 और 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो फर्स्ट क्या है, 12, 12 को क्या लिख सकती हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 को 3 इंटू 5, और 21 को 3 इंटू 7। सबसे पहले आपको इनके इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 को 3 इंटू 5, और 21 को 3 इंटू 7। तो इनका एचसीएफ कितना होगा, इनका एचसीएफ, इनके अंदर कॉमन क्या है, 2 इसके अंदर कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है। ठीक है, तो एचसीएफ कितना होगा 3, एलसीएम कितना होगा, कॉमन हो चाहे ना हो, कॉमन क्या है 2 है, कॉमन 2 नहीं है तो भी लेना है। ठीक है, जो कॉमन हो उसे भी लेना है और कॉमन ना हो उसे भी लेना है, और कॉमन हो उसे सबसे ज़्यादा बार वो लेना है। ठीक है, 2, तो 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 1 बार, फिर 5 कॉमन नहीं है तो भी लेना है, और 7 कॉमन नहीं है तो भी लेना है। तो एचसीएफ कितना है 3, और एलसीएम कितना है 4, 12, 60 और 420। तो एलसीएम कितना आया 420। सेकंड क्या है 17, 17 क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 1। ऐसे 23 को, मतलब अभाज्य संख्या है 23 इंटू 1, और 29 को 29 इंटू 1। इनका एचसीएफ कितना होगा, इनमें कॉमन क्या है, एक एक कॉमन है, एलसीएम कितना होगा, कॉमन हो वो भी और कॉमन ना हो वो भी। तो 17 इंटू 23 इंटू 29, इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा 11 33 9। ये क्या है एलसीएम। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की क्यूब, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की स्क्वायर, और 25 को 5 की स्क्वायर। एचसीएफ कितना होगा इनका कॉमन, इनके अंदर कॉमन है क्या, कुछ नहीं है, तो एचसीएफ कितना होगा 1। एलसीएम क्या होगा 2 की क्यूब, 3 की स्क्वायर और 5 की स्क्वायर, यानी 8 इंटू 9 इंटू 25, 25 8 200 और 18 यानी 1800। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 1800। मैं दोबारा बता देता हूँ, सबसे पहले क्या करना है, इनका प्राइम फैक्टर करना है। 12 को क्या लिख सकते हैं, 15 को क्या लिख सकते हैं, 21 को क्या लिख सकते हैं। एचसीएफ क्या होता है, इनमें कॉमन हो और सबसे कम बार हो। तो कॉमन कितनी बार है, मतलब 3 कॉमन है और कम से कम 1 बार है सभी के अंदर, तो एचसीएफ कितना होगा 3। एलसीएम के अंदर कॉमन हो वो भी लेना है, मतलब कॉमन हो वो भी लेना है और कॉमन ना हो वो भी संख्या लेनी है। तो इनके अंदर कॉमन 2 नहीं है तो भी 2 लिए, 3 कॉमन है तो 1 बार 3, 5 नहीं है कॉमन तो भी 5 लिया, और 7 कॉमन नहीं है तो भी लिया। इस प्रकार मतलब एलसीएम निकालना है। ठीक है, ऐसे इसका है ऐसे इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एचसीएफ इन दो संख्याओं का इतना है दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्याएं कौन कौन सी है, 306 इंटू 657। इनका एचसीएफ कितना दे रखा है 9, और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम इक्वल टू क्या होगा 306 इंटू 657, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में 9 तो इस साइड डिवाइड के अंदर, तो एलसीएम इक्वल टू क्या होगा 9 3 27, 9 चौक 36 इंटू 657। इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा, एलसीएम इक्वल टू 34 को 657 से मल्टीप्लाई करने पे 22 33 8। एक बार दोबारा बता देता हूँ, एलसीएम कितना दे रखा है 9 दे रखा है, एलसीएम ज्ञात करना है। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी अभी, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। दो संख्याएं कौन सी है 306 और 657। ठीक है, और एचसीएफ कितना दे रखा है 9, तो एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो एलसीएम इक्वल टू क्या होगा 306 इंटू 657 बट्टा में क्या होगा 9, इसको इससे काटने पे या भाग देने पे 34 या 9 3 27 और 3 बच्चे 36, 9 चौक 36,
34 को 657 से मल्टीप्लाई करने पे 22 33 8, तो इसका एलसीएम कितना है 22,338। नेक्स्ट क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है, तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी, 10 से विभाज्य होगी, यानी 2 और 5 से विभाज्य होगी, 2 और 5 से विभाज्य होगी, क्योंकि 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। मतलब अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी, यानी 2 और 5 से विभाज्य होगी, क्योंकि 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब देखो 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 की पावर n, इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, यहाँ पे देखो 2 तो है पर 5 नहीं है। 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 की पावर n 5 से विभाज्य नहीं होगी। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह सुनिश्चित कराती है कि 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर कोई भी प्राकृत संख्या है वो 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, ये जांच करनी है। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो इसका मतलब क्या है, वो 10 से विभाज्य होगी। 10 का मतलब होता है 2 इंटू 5, ठीक है, तो वो 2 और 5 दोनों से विभाज्य होगी। 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है 2 इंटू 3, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। 6 की पावर के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, 2 तो है पर 5 नहीं है, तो इसलिए 6 की पावर n वो 5 से विभाज्य नहीं होगी। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से वह सुनिश्चित करती है कि 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर 5 है, वो अभाज्य गुणनखंड नहीं है 6 की पावर n के अंदर, तो 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना
भाज्य संख्याएं क्यों हैं। पहले भाज्य संख्या होती क्या है, भाज्य संख्याएं होती क्या है, तो भाज्य संख्या क्या होती है जिनमें कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाए। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या कम से कम 3 संख्याओं से विभाज्य हो, 3 संख्याओं से विभाज्य हो। तो फर्स्ट क्या है, 7 × 11 × 13 + 13। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 13 कॉमन लेने पे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7 × 11 + 1, 7 × 11 77 + 1, 13 × 78। इसे क्या लिख सकते हैं, 13 × 13 × 6। तो इसके अंदर कम से कम भाज्य संख्या के लिए 3 संख्या चाहिए। तो इसके अंदर एक 13 है, एक 6 है, एक स्वयं संख्या खुद है और एक 1 है। इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक, एक तो क्या है, 1 है, एक 6 है, एक 13 है और एक स्वयं संख्या है। इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या के लिए क्या है, कम से कम 3 संख्याओं से विभाज्य हो या 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य हो। अब दूसरी संख्या क्या है, 7 × 6। दूसरी संख्या क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 7 6 5 6 5 4 3 2 1 प्लस क्या है 5। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 5। इनमें कॉमन क्या है, 5। तो यहाँ पे क्या बचा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस का 1 5। इनका मल्टीप्लाई करने पे 1008 प्लस 1 5 × 1009। इसे क्या लिख सकते हैं, 1009 का 1009। इस प्रकार इसमें भी क्या है, इस संख्या के भी 2 से अधिक भाजक है। इस संख्या के 2 से अधिक भाजक कौन कौन से हैं, एक तो 1 है, एक 5 है, एक 1009 है और एक स्वयं संख्या है। इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, भाज्य संख्या क्या होती है, कम से कम 3 संख्याओं से विभाज्य हो या 2 से अधिक भाजक हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 × 11 × 13 + 13। तो इसमें से 13 कॉमन लेने पे तो 13 × 78 आता है। तो 78 को क्या लिख सकते हैं, 13 × 6। तो इस संख्या के 2 से अधिक भाजक है। कौन कौन से, एक 1 है, एक 6 है, एक 13 और एक स्वयं है। इसलिए ये एक क्या है, भाज्य संख्या है। ऐसे नेक्स्ट है, इनमें 5 कॉमन लेने पे तो इनका सॉल्यूशन करने पे 5 × 1008 1009। इस संख्या के भी 2 से अधिक क्या है, भाजक है। 1 है, एक 5 है, एक 1009 है, एक ये स्वयं संख्या है। तो इसलिए ये भी एक क्या है, भाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलती हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सोनिया को टाइम कितना लगता है, सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।
तो इनका एलसीएम 12 18 और 12 का 18 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3। इनका एलसीएम कितना आएगा 2 इंटू 2 3 इंटू 3 4 36 यानी 36 मिनट बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। रवि और सोनिया वो 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूँ। सोनिया को 18 मिनट लगती हैं एक चक्कर लगाने में, ठीक है, और रवि को 12 मिनट लगते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पुनः वे प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, तो इनका क्या होगा एलसीएम। इनका एलसीएम कितना है 36 मिनट, तो 36 मिनट बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। 1.2 के अंदर सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। इस चैप्टर के अंदर सिद्ध करना होगा कि √5 √2 √3 ये अप्रमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमें मान लेना कि ये प्रमेय संख्या है। तो प्रमेय संख्या होती क्या है, जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जाए और q नॉट इक्वल टू क्या हो 0। ठीक है, और p और q क्या है पूर्णांक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले मान लेना है, मानना √5 एक प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले मान लेना है कि √5 एक क्या एक है प्रमेय संख्या। ठीक है, प्रमेय संख्या, तो प्रमेय संख्या को क्या लिख सकते हैं a बटा b के रूप में। √5 इक्वल टू a बटा b, b नॉट इक्वल टू क्या है 0। यहाँ पे जहाँ a व b, जहाँ a व b पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, माना √5 है क्या है प्रमेय संख्या। तो प्रमेय संख्या को क्या लिख सकते हैं p बटा q के रूप में। तो √5 इक्वल टू a बटा b, b नॉट इक्वल टू क्या है 0, जहाँ a व b क्या है पूर्णांक है तथा a और b में a के अतिरिक्त कोई उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a इक्वल टू √5 b, दोनों तरफ वर्ग करने पर a स्क्वायर इक्वल टू 5 b स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। 5 है वो a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 a को भी विभाजित करेगा। अब मानना a बराबर 5 के, a का मान इक्वेशन एक में रखने पे, a का मान इक्वेशन 1 में रखने पर a का मान क्या है 5 के, इसका स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, 25 के स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, 5 के स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। तो यहाँ क्या है 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 b को भी विभाजित करेगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं और इसे 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को देखने पे इनमें 5 क्या है उपनिष्ठ है। समीकरण इक्वेशन 2 व 3 से हमें पता चलता है
पता चलता है कि ए और बी का अभिनिष्ट गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। ये विरोधाभास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। वह है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार। क्वेश्चन सिद्ध करना था √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले आपको अगर √5 और √2 और √3 हो, मानना क्या एक परिमेय संख्या है, फिर उसको a/b के इक्वल लिखना है, ठीक है। और b नॉट इक्वल टू 0, जहाँ a व b क्या है, पूर्णांक है, तथा a और b में a के अतिरिक्त कोई अभिनिष्ट गुणनखंड नहीं है। फिर क्या करना है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू √5b, दोनों तरफ फर्क करने पे a² इक्वल टू 5b², इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देना है, ठीक है। 5 है वो a² को विभाजित करता है, तो 5 a को भी विभाजित करेगा, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देना है। अब मानना a बराबर क्या माना, 5 के, a का मान इक्वेशन फिर 1 में रखना है, a की जगह 5 के रखा, फिर इसका स्क्वायर इक्वल टू 5b², 5k का स्क्वायर 25k² इक्वल टू 5b², 5k² इक्वल टू b²। तो यहाँ पे क्या है, 5 है वो b² को विभाजित करता है, तो 5b को भी विभाजित करेगा। अब इक्वेशन 2 और 3 के अंदर देखो 5 क्या है, अभिनिष्ट है। इक्वेशन 2 व 3 से हमें पता चलता है कि a और b का अभिनिष्ट गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। ये विरोधाभास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार आप √2 और √3 भी ऐसे ही सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही मैं √3 और √2 और करवा देता हूँ। तो यहाँ पे मान लेते हैं √2 क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, मान लेना √2 पूछ रखा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे √2 लिखना है, ठीक है। संख्या क्या माननी है, √2, क्या एक है, परिमेय संख्या, ठीक है। तो √2 क्या एक है, परिमेय संख्या है। फिर √2 इक्वल टू क्या लिखना है, a/b, जहाँ a व b पूर्णांक है तथा a और b में a के अतिरिक्त कोई अभिनिष्ट गुणनखंड नहीं है। फिर इसे क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू √2b, क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू √2b, ठीक है। जहाँ पे 5 है वहाँ पे क्या आएगा, 2, और कुछ नहीं है, ठीक है। a इक्वल टू √2b, दोनों तरफ वर्ग करने पे तो a² इक्वल टू 2b², फिर यहाँ पे 2a² को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। अब मान लेना है a बराबर क्या मानना है, यहाँ पे 2 के, √5 हो तो वहाँ पे 5 के मानना है, a हो तो √2 हो तो 2 मानना है, ठीक है। a का मान इक्वेशन 1 में रखने पे तो यहाँ पे क्या रखना है, 2 के, यहाँ पे 2 के रखने पर, ठीक है। यहाँ पे 5 फिर काटना होगा आपको, √2 सिद्ध करना है। तो यहाँ पे 2k का होल स्क्वायर 4k², यहाँ पे 2 और 2k², यहाँ पे भी 2, जहाँ पे 5 है वहाँ पे क्या लिखना है, 2, यहाँ पे 2 b² को विभाजित करता है तो 2 b को विभाजित करेगा। मतलब जहाँ पे 5 है ना, वहाँ पे 2 लिखनी है, ठीक है। फिर इक्वेशन 2 और 3 से हमें पता चलता है कि a और b का अभिनिष्ट गुणनखंड क्या है, 2 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। ये विरोधाभास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √2, यहाँ पे क्या होगा फिर, √2 एक है परिमेय संख्या, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको कुछ नहीं करना है, √5 की जगह √2 लिखना है। देखो √2 एक परिमेय संख्या मानना है, फिर √2 इक्वल टू a/b, जहाँ a व b क्या है, पूर्णांक है, और a और b में a के अतिरिक्त कोई अभिनिष्ट गुणनखंड
नहीं है। फिर a बराबर रूट 2b, दोनों तरफ वर्ग करने पे a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, 2a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। अब माना a बराबर 2k, a का मान इक्वेशन 1 में रखने पे 2k की होल स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर, 4k स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, तो 2k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, 2b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा। इक्वेशन 2 व 3 से हमें पता चलता है कि a और b का अभिनिष्ट गुणनखंड 2 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। ये विरोधाभास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि रूट 2 एक परिमेय संख्या आता है, रूट 2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे या रूट 3 भी कर सकते हो, तो यहाँ पे रूट 3 मान लेना। तो यहाँ पे जहाँ पे 5 है रूट 5, वहाँ पे क्या लिखना है, रूट 3, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, 3 सभी जगह, ठीक है, 3 3 लिखना है, ठीक है। 5 5 काट देनी है। जैसे पहले मानने क्या है, रूट 3 एक है परिमेय संख्या है, तो रूट 3 इक्वल टू a बटा बी, जहाँ a b पूर्णांक है और a के अतिरिक्त कोई अभिनिष्ट गुणनखंड नहीं है। a इक्वल टू 3b, दोनों तरफ वर्ग करने पे तो a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर, 3 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 a को भी विभाजित करेगा। तो अब की बार क्या माना है, a बराबर 3 के, तो यहाँ पे क्या कितना आएगा, 9k स्क्वायर इक्वल टू 3 और 3 को भाग देने पे 3k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, 3 b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 b को विभाजित करेगा। तो इक्वेशन 2 व 3 से हमें पता चलता है कि इनका अभिनिष्ट गुणनखंड क्या है, 3 है, 3 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। यह विरोधाभास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि रूट 3 एक है परिमेय संख्या है, अतः रूट 3 एक है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन करनी है, चाहे रूट 3 हो, चाहे रूट 2, चाहे रूट 5 हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले इसको मान लेना है, माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू a बटा b मान सकते हैं, b नॉट इक्वल टू क्या है, 0, जहाँ a व b पूर्णांक है तथा a व b में एक के अतिरिक्त कोई अभिनिष्ट गुणनखंड नहीं है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू a बटा बी, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रूट 5 इक्वल टू a बटा बी माइनस के 3, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 5 इक्वल टू 1 बटा 2 a बटा बी माइनस 3। a और b क्या है, पूर्णांक है, a व b पूर्णांक है, इसलिए 1 बटा 2 a बटा बी माइनस 3 एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 5 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। रूट 5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि रूट 5 क्या होती है, परंतु हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। ये विरोधाभास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण
प्राप्त हुआ है वह है कि 3+2√5 एक प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या है, अतः 3+2√5 एक अप्रमेय संख्या है। मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले क्या, जो भी आपको दे रखा है अप्रमेय सिद्ध करना है उसको एक प्रमेय संख्या मानना है, ठीक है, और उसको a/b के इक्वल रखना है और b नॉट इक्वल टू क्या रखना है, 0, और ऐसे लिखना है जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है तथा a और b में a के अतिरिक्त कोई अभिनिष्ट संख्या नहीं है, मतलब अभिनिष्ट गुणनखंड नहीं है। तो फिर 3+2√5 इक्वल टू a/b, 2√5 इक्वल टू a/b और 3 इस साइड आने पे -3, √5 को क्या लिख सकते हैं 1/2, √5 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे डिवाइड में 1/2 a/b -3, a और b पूर्णांक है इसलिए मतलब यहाँ पे पूर्णांक है, कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो ये p/q फॉर्म में होगी, तो इसलिए √5 भी क्या होगा, एक प्रमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √5 क्या होती है, एक अप्रमेय संख्या। ये विरोधाभास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3+2√5 एक क्या है, प्रमेय संख्या है, अतः 3+2√5 एक क्या है, अप्रमेय संख्या। ठीक है, आपको ऐसे ही सोल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर 1/√2, 7√5 और 6+√2 अप्रमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो फर्स्ट क्या है, 1/√2, तो सबसे पहले क्या मान लेना है, मानना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या तो उसे क्या लिख सकते हैं, a/b के इक्वल, 1/√2 इक्वल टू a/b, जहाँ b नॉट इक्वल टू क्या है, 0। a व b पूर्णांक है तथा a व b में a के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब ये तो लिखना ही है। इसे क्या लिख सकते हैं, √2 इक्वल टू b/a और b इक्वल टू √2a, दोनों तरफ वर्ग करने पर b² इक्वल टू 2a²। यहाँ पे क्या है, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। 2 है वो b² को विभाजित करता है, तो 2b को भी विभाजित करेगा, यही है। अब b बराबर 2 के और k क्या है, पूर्णांक, b क्या है, कोई भी पूर्णांक, b क्या है, कोई पूर्णांक, ठीक है। b का मान इक्वेशन 1 में रखने पर 2k² इक्वल टू 2a², 4k² इक्वल टू 2a², 2k² इक्वल टू a²। तो 2 है वो a² को विभाजित करता है, तो 2a को भी विभाजित करेगा। ये इक्वेशन नंबर क्या है, 2, और ये इक्वेशन नंबर क्या है, 3। इस प्रकार इक्वेशन 2 व 3 से, इस प्रकार इक्वेशन 2 व 3 से हमें यह पता चलता है कि a और b का
उपनिष्ट गुणनखंड गुणनखंड 2 है जो हमारी कल्पना के विपरीत है, कल्पना के विपरीत है। ये विरोधाभास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि a/√2 एक प्रमेय संख्या है, अतः a/√2 एक अप्रमेय संख्या है। मैं दोबारा बता देता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लेना है कि 1/√2 एक क्या है, प्रमेय संख्या है। फिर उसे a/b के इक्वल रखना है और b नॉट इक्वल टू 0। a और b क्या है, पूर्णांक है, और a और b में a के अतिरिक्त कोई उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 इक्वल b/a पलटने पर, तो b इक्वल टू क्या, √2a, दोनों तरफ है वर्ग करने पर b² इक्वल टू 2a²। 2 है वो b² को विभाजित करता है, तो 2 b को भी विभाजित करेगा। इसे इक्वेशन नंबर 2, इसे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, मान लिया। अब b बराबर क्या रखना है, 2 के क्या है, कोई भी पूर्णांक है। b का मान इक्वेशन 1 में रखने पे तो 2k² इक्वल टू a²। 2a² को विभाजित करता है तो 2 किसको विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। तो इक्वेशन 2 व 3 से हमें पता चलता है कि a और b का अभिनिष्ट गुणनखंड क्या है, 2 है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है। यह विरोधाभास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि इतना एक है, a/√2 एक प्रमेय संख्या है, अतः a/√2 क्या एक है, अप्रमेय संख्या है। अब सेकंड क्वेश्चन, 7√5 को सिद्ध करना है। 7√5 सेकंड क्या है, 7√5। तो सबसे पहले मानने क्या, 7√5 एक है प्रमेय संख्या, मानना 7√5 एक प्रमेय संख्या है। तो 7√5 प्रमेय संख्या तो किसके इक्वल होगा, a/b के, b नॉट इक्वल टू क्या है, 0। जहाँ a व b पूर्णांक है तथा a व b में a के अतिरिक्त कोई उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अभिनिष्ट गुणनखंड नहीं है। 7√5 इक्वल टू क्या है, a/b। तो √5 इक्वल टू क्या होगा, a/7b, क्योंकि a व b क्या है, a व b पूर्णांक है, इसलिए a/7b एक क्या होगी, प्रमेय संख्या, एक है प्रमेय संख्या है। इसलिए √5 भी क्या होगी, 5 भी एक प्रमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अप्रमेय संख्या होती है। √5 एक अप्रमेय संख्या होती है। यह विरोधाभास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 7√5 एक प्रमेय संख्या है, अतः 7√5 एक अप्रमेय संख्या
है। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है, इसे परिमेय संख्या मानना है और a बटा बी के इक्वल रखना है, ठीक है। और फिर b नॉट इक्वल टू 0 और a और b में कोई अभिनिष्ट गुणनखंड नहीं है, ठीक है। ऐसे लिखना है 7√5 इक्वल टू a बटा बी है, √5 इक्वल टू a बटा 7 भी है। अगर a और b यहाँ पर पूर्णांक है तो √5 एक परिमेय संख्या होगी, मतलब इतनी a बटा 7 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या तो ये भी क्या होगी, √5 भी क्या होगी, परिमेय संख्या। परंतु हम जानते हैं कि √5 क्या होती है, क्या अपरिमेय संख्या। तो ये विरोधाभास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 7√5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 3 नंबर है, वो है इसका 3 नंबर क्वेश्चन है 6 प्लस √2 को सिद्ध करना है, 6 प्लस √2 को। लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका, 6 प्लस √2 को सिद्ध करना है। तो मानना सबसे पहले 6 प्लस √2 क्या है, एक है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। जहाँ 6 प्लस √2 इक्वल टू क्या करना है, a बटा बी, बी नॉट इक्वल टू क्या है 0। जहाँ a व b, जहाँ a व b पूर्णांक है तथा a व b में a के अतिरिक्त कोई अभिनिष्ट गुणनखंड नहीं है। तो 6 प्लस √2 इक्वल टू a बटा बी, तो √2 इक्वल टू a बटा बी माइनस 6, क्योंकि a व b पूर्णांक है, इसलिए a बटा बी माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब आगे, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। ये विरोधाभास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, हुआ है कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिंपल सा चैप्टर, ठीक है। √5 √2 √3 ये सिद्ध करनी है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं आपकी परीक्षा से पहले 10th का पूरा सिलेबस कवर करवा दूंगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।